विल स्टार्ट मैकेनिक्स टुडे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का 11th में, जो फिजिक्स आपकी काफी ज्यादा पोर्शन है, मोर देन 65-70% के आसपास 11th की जो फिजिक्स है वो मैकेनिक्स पे बेस्ड है। एक्चुअली दिस इज न्यूटन्स मैकेनिक्स, ठीक है। दिस इज ओल्डर व्यू ऑफ फिजिक्स। मैंने आपको पहले बताया था ओल्डर व्यू एंड मॉडर्न व्यू। ये जो मैकेनिक्स है इट बिलोंग्स टू द न्यूटोनियन फिजिक्स। होता क्या मैकेनिक्स, एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की which deals with the study of motion of objects. It deals with the study of motion of objects. And basically हम mechanics को दो categories में divide करते हैं, फिर हम motion की बात करेंगे। motion क्या होता है? mechanics में दो चीजें हैं, एक है kinematics और दूसरी है बेटा dynamics। kinematics में ना हम motion का कारण नहीं पढ़ते हैं, only the parameters of motion are studied. The cause of motion is not studied. ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं वही डिस्कस करेंगे, मोशन किस कारण हुआ वो डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन डायनेमिक्स जो है, डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन भी पढ़ते हैं। द कॉज ऑफ मोशन इज आल्सो स्टडीड। मोशन किस कारण से हुआ डायनेमिक्स में वो भी आता है। काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन के पैरामीटर्स। अगर थोड़ा सा टेक्निकली बात करें तो काइनेमेटिक्स में हम बात करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। बट डायनेमिक्स में हम फोर्स, मोमेंटम और इंपल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। डायनेमिक्स में हम ऐसी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन का कारण हो सकती हैं, ठीक है। फोर्स हो गया या टॉर्क हो गया या मोमेंटम, ये सब हम देखेंगे डिटेल में। बट हमारा जो फर्स्ट पार्ट है मैकेनिक्स का, दैट इज काइनेमेटिक्स। एंड इन काइनेमेटिक्स हम सिर्फ मोशन के पैरामीटर्स ही स्टडी करते हैं कि मोशन से रिलेटेड ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है बेटा। अब मोशन की बात करते हैं। मोशन का मतलब क्या हुआ? हाउ वी डिफाइन मोशन? बेटा जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, व्हेन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस, when the position of a body changes with respect to the surroundings, then we say कि बॉडी मोशन में है। अगर किसी बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स चेंज नहीं होगी तो तब हम ये बोलेंगे बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन ये ध्यान देना कि रेस्ट और मोशन जो है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन रिलेटिव है टर्म्स, आपस में रिलेटिव है। मतलब एक बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है, हमेशा कोई ना कोई रेफरेंस होता है। ऐसे नहीं हम बोल सकते। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हम कार में किसी रोड के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, कार में बैठे हैं, तो रोड के साइड पे जो ट्रीज होते हैं वो हमारे रिस्पेक्ट में, मींस विद रिस्पेक्ट टू द कार, वो जो ट्रीज है वो मोशन में है। बट विद रिस्पेक्ट टू ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, वो बोलेगा कि ये ट्री रेस्ट में है। तो जो आदमी कार के अंदर है वो बोलेगा ट्री मोशन में है, लेकिन जो रोड पे खड़ा है वो बोलेगा कि ट्री जो है वो रेस्ट में है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो बॉडी रेस्ट में है, और जब पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स तो बॉडी मोशन में होती है, ठीक है। और रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। मतलब एक बॉडी रेस्ट पे है
जैसे हम आपस में अगर बात करें, वी ऑल एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बट इफ समबडी इज वाचिंग अस फ्रॉम द मून, वो बोलेगा ये तो सब घूम रहे हैं, ये तो मोशन में है, क्योंकि जो अभी यहाँ था थोड़ी देर बाद यहाँ हो गया। तो रेस्ट और मोशन को रेफरेंस के हिसाब से डिफाइन किया जाता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ऐसा। तो बॉडी रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस, बॉडी मोशन में, सेम बॉडी सेम टाइम पे रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, डिपेंड करता है ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिपेंड करता है ऑन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन को हम डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ, पोजीशन ऑफ द बॉडी। बेटा स्पेस में किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। स्पेस में किसी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए वी जनरली हैव 3 पैरामीटर्स। जैसे अगर मैं बोलूं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, अगर हम इनका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको ओरिजिन ये मान लूं, यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूं P, मान लेते हैं बेटा इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, राइट। तो O से लेके P तक अगर मैं एक वेक्टर बनाता हूं, O से लेके P तक एक वेक्टर बनाता हूं, नाम रख लेता हूं R वेक्टर। सो ये OP वेक्टर जो है, OP वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जो भी वेक्टर हम ओरिजिन से बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर, राइट। सो OP इक्वल टू R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। बेटा अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जैसे कि यहां दिख रहा है एक्स वाई जेड हैं, एक्स वाई जेड आर the coordinates of point P, then देखना ध्यान से, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, तो हम इसको O से लेके P को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, इसको R से रिप्रेजेंट किया। देन ये जो हमारा R है ये कितना होगा बेटा, इट इज I इंटू एक्स प्लस J इंटू वाई प्लस K इंटू Z। R वेक्टर कितना हुआ, IX JY JZ एंड R का मैग्नीट्यूड कितना होगा, खाली R लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square plus z square. This we have discussed in vectors. Magnitude of R is square root of x square plus y square plus z square. ठीक है। बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज आल्सो ए कॉन्सेप्चुअल थिंग। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करे, जैसे अगर हम कार में बैठे और कार में बैठ के मान लो हम जम्मू से कश्मीर चले गए, श्रीनगर चले गए, राइट। हम ये नहीं बोलेंगे कि जो आगे वाले पैसेंजर हैं वो पहले पहुंचे और जो पीछे बैठे हैं वो बाद में पहुंचे, क्योंकि ये कार जो है, ये कार एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है एज कंपेयर टू, मतलब इस कार का जो साइज है वो निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस विच इट हैज ट्रेवल्ड। अगर कोई बॉडी अपने साइज के कंपैरिजन में, अगर कोई बॉडी अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उस बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ए बॉडी विच ट्रेवल्स मच ग्रेटर डिस्टेंसेस देन इट्स ओन साइज, देन इट इज कॉल्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब जरूरी नहीं है कि ये कार जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसलिए तब हम ये नहीं बोलते कि ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अभी यूएसए का एक राउंड हुआ और ये इंडिया का भी हो गया, थोड़ी देर बाद इंडिया भी वहां पहुंच गया, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट हैज ट्रेवल्ड मच लार्जर डिस्टेंस देन इट्स ओन साइज। तो जब किसी बॉडी
ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जब वो बहुत बड़ा हो एज कंपेयर टू इट्स साइज, देन मतलब जब उसका साइज मैटर नहीं करे, जब उसके साइज को हम निग्लेक्ट करें, तब हम उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई भी ऐसी बॉडी जो अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करे, उस बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसे हम डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मींस उस साइज को कंसीडर नहीं करने वाले हम। बॉडी विच ट्रेवल्स डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स साइज इज कॉल्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। बेटा बॉडी का जो मोशन है, मोशन तीन तरह का है। देयर आर 3 types of motion. The motion of bodies can be divided into 3 categories. One is motion in straight line. This is actually one-dimensional motion. This is called as one-dimensional motion. दूसरा आता है बेटा, इसको बोलते हैं motion in plane. ये 2-dimensional motion होता है, मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है। और तीसरा है motion in space. This is 3-dimensional motion. ठीक है, जो motion in space है that is 3-dimensional motion, straight line motion is 1-dimensional motion, and motion in plane is 2-dimensional motion. क्या डिफरेंस है बेटा? देखो, हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए 3 पैरामीटर्स हैं, x, y, z। अगर तीनों में से कोई एक चेंज होगा, अगर तीनों में से कोई एक चेंज होगा तो इट इज कॉल्ड एज 1-dimensional मोशन। 2 पैरामीटर्स अगर चेंज हो रहे हैं तो 2-dimensional मोशन, और अगर 3 पैरामीटर्स चेंज होंगे देन इट इज कॉल्ड एज 3D मोशन। 3D मोशन इज मोशन इन स्पेस। जैसे अगर इस दीवार के ऊपर कोई मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, दीवार के ऊपर जो मोशन होगा दैट इज मोशन इन प्लेन। लेकिन अगर किसी बॉडी का मोशन दीवार के ऊपर ऐसे हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट कोई यहां से इधर चला गया, तो दिस इज 1-dimensional मोशन। ऐसे जाएगा, दिस इज 2D। और अगर स्पेस में जा रहा है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, आउटर स्पेस नहीं, इस एम्प्टी स्पेस, इस एम्प्टी स्पेस में जो मोशन है दैट इज 3-dimensional मोशन। ठीक है बेटा, 1D, 2D एंड 3D। फिर आगे देखो, किसी कार का मोशन स्ट्रेट रोड पे होगा तो 1-dimensional मोशन है। मोशन इन प्लेन हम पर्टिकुलरली, हमारा अलग से एक चैप्टर है, चैप्टर इसी यूनिट का एक चैप्टर है जिसमें हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। वन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरे को बोलते हैं बेटा सर्कुलर मोशन। ये दोनों के दोनों जो हैं ये 2-dimensional मोशन की एग्जांपल्स हैं, मोशन इन प्लेन की एग्जांपल्स हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हम उसी में देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। और इस स्ट्रेट लाइन मोशन में भी सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं। डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, वो पढ़ेंगे आज हम पहले। क्या है बेटा डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता है आपको? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। ठीक है, इट कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड। बट जो डिस्प्लेसमेंट है,
It is the shortest distance between 2 points. Shortest path या shortest distance between 2 points. और जो displacement है, that is always represented by a straight line. जो displacement है, that is always represented by a straight line. Displacement can never be curved. Basically, जो distance है, वो एक scalar quantity है, and it is always positive. But जो displacement है, that is a vector quantity. It can be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है. डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो आल्सो, कैन बी नेगेटिव आल्सो, कैन बी पॉजिटिव. तो चलो बहुत बार होगी. बेटा डिफरेंस समझना एक एग्जांपल के साथ. मान लो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ए और बी. वी हैव ए पॉइंट ए हियर एंड देयर इज अनदर पॉइंट बी. नाउ हाउ मेनी पाथ्स आर पॉसिबल? ए से बी जाने के कितने रास्ते पॉसिबल हैं? ध्यान से देखो. somebody can choose this path, some other person can choose this path. कोई इस पाथ को चूज कर सकता है और कोई ऐसे चूज कर सकता है, कोई ऐसे चूज कर सकता है. ठीक है, कोई इधर से आ सकता है. कितने तरीके से हैं ए से बी जाने के लिए? इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट पाथ्स हो सकते हैं. इसका मतलब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं. मतलब देखो, ये मान लो 5 मीटर है, ये 10 मीटर होगा या 8 मीटर होगा, ये थोड़ा ज्यादा थोड़ा, ऐसी कितनी वैल्यूज बनी. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इनफाइनाइट वैल्यूज, बट डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन सिंगल यूनिक वैल्यू. चाहे कोई ऐसे ट्रेवल करे, डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी? ये होगी डिस्प्लेसमेंट. चाहे कोई ऐसे ट्रेवल करे चाहे नहीं, चाहे पाथ फिजिकली पॉसिबल हो या नहीं पॉसिबल हो. इसका क्या मतलब? वो देखो, डिस्टेंस तो वो है जो एक्चुअली ट्रेवल किया, खुद चल के गया कोई, या कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है. डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि कोई ट्रेवल करे. दो पॉइंट्स हैं, ऐसे जाने का रास्ता कोई नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यही होगी. ठीक है, ऐसे समझना. मान लो ये कोई रोड है, ऐसे कर्व रोड है. ठीक है, ऐसे यहाँ से कर्व बनाना पड़ा. ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो कार तो ऐसे जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही होगा. चाहे बीच में कोई हिल है छोटा सा, या छोटा सा कोई रिवर है, या कुछ भी ऑब्स्टेकल है. डिस्प्लेसमेंट इज नॉट नेसेसरली ए रियलिटी. इट कैन बी समटाइम्स इमेजिनेशन. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट वही होगी. ठीक है, कौन सी? जो हम डायरेक्ट पाथ बनाएंगे वही डिस्प्लेसमेंट है, चाहे पॉसिबल है चाहे पॉसिबल नहीं है. राइट? बट डिस्टेंस हमेशा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है. ये मेन डिफरेंस है. Between two fixed points, the distance can have infinite values, but the displacement has one single unique value, and that will be the straight line path. Right? इस पे इसके न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं थोड़ी देर में हम. तो डिस्टेंस की between two fixed points, डिस्टेंस की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं. Between two given points, the distance can have infinite values. But the displacement has a unique value. Displacement has one value and it is always there, right? Whether we are able to physically travel it or not, that doesn't matter, but displacement has a single value between two fixed or between any two given points.
डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होगी, और वो कौन सी वैल्यू होगी? जैसे ये ए और ये बी है, तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा। डिस्टेंस कैन बी, ठीक है, समझ में आ गया? डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, बट डिस्प्लेसमेंट हैज ए वन सिंगल यूनिक वैल्यू ऑलवेज। और डिफरेंस बताऊंगा बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे है। ऐसे ही डिस्टेंस, जनरली हम डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब एक डायग्राम से समझाऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर हो सकते हैं क्या? बेटा ये एस और ये डी कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये वेक्टर है, ये स्केलर है। ये और ये बराबर हो सकते हैं। यू नो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। तो ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इन दोनों का कंपैरिजन तो हम करेंगे, बट ये वेक्टर है, ये किसी स्केलर के साथ कंपेयर नहीं हो सकता, या कंपैरिजन इज नॉट अलाउड। देखिए बेटा, अगर किसी बॉडी का मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ही हो रहा है, मान लो एक बॉडी ए से बी जा रही है, ठीक है, यही रोड है और बॉडी इसी रोड के ऊपर ट्रेवल करी, ठीक है, एक कार है कोई, ए से बी चली गई, राइट, कार चली गई फ्रॉम ए टू बी, तो स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के बराबर होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी यही है, डिस्टेंस भी यही है, तो इसलिए अलोंग ए स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो रेशियो है that is equal to 1. Along a straight line the ratio of displacement to distance is 1. लेकिन इमेजिन करो कि ये रोड ऐसे नहीं होती, ये रोड थोड़ा ऐसे होती, ऐसे करके आना पड़ता है, इस कार को ऐसे आना पड़ता है यहाँ। तो अब बताओ, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, along a curved path, along a curved path डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्प्लेसमेंट कौन सी है अभी, फ्रॉम ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, यही है, along curved path डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। डिस्टेंस तो ये है जो एक्चुअली ट्रेवल किया, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाली है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो रेशियो है along curved path, this ratio is less than 1. Along a straight line path this ratio is 1, along a curved path it is less than 1। लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हम एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इन जनरल हम ये बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो रेशियो है बेटा, वो रेशियो या तो 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, कभी भी ये रेशियो 1 से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इट कैन बी इक्वल और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज लेस। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो वो इक्वल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ए बॉडी मूव्स along a circular path of radius r. Calculate distance and displacement of the body at the end of number 1/4 circle and number 2 half circle। सपोज ये कोई सर्कुलर पाथ है, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है। मैं यहां कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं, A, B, C और D।
ए से बी तक हो गया 1/4 सर्कल, ठीक है। ए से सी तक हो गया हाफ सर्कल। सो ए से बी की बात करते हैं पहले। ये अगर आपके पास आर है तो ये भी आर होगा। देखिए बेटा, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी मीन्स अगर आप ध्यान से देखो, ए टू बी इट इज 1/4 ऑफ सर्कल, है ना। तो ए से बी तक बॉडी ऐसे जा रही है अलोंग दिस, यहां से यहां पहुंच गई होगी, राइट। तो कितना पाथ ट्रेवल किया फ्रॉम ए टू बी, बेटा जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2πr/4। कैसे? ये पूरा जो पाथ है बेटा, उस पाथ की लेंथ है 2πr and this is 1/4, so it is equal to 2πr/4, so the distance will be equal to πr/2। लेकिन ए से बी डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट फिजिकली ट्रेवल करी हो या नहीं करी हो, आपने क्या करना है, डायरेक्ट एक पाथ बनाना है फ्रॉम ए टू बी। पाथ नहीं, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है फ्रॉम ए टू बी। ये डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे कोई भी नहीं गया, बट डिस्प्लेसमेंट ये है। और ये वैल्यू कैसे निकालोगे, ये मैं ओ बोल देता हूँ। यहाँ पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यू विल से AB square is equal to OA square plus OB square। तो AB square is equal to R square plus R square, which means AB square is equal to 2R square। तो AB कितना हुआ, R√2। During 1/4 circle distance is πr/2, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज R√2। एंड ड्यूरिंग हाफ सर्कल, देखिए हाफ सर्कल का क्या मतलब है, फ्रॉम ए टू सी। हाफ सर्कल मीन्स फ्रॉम ए टू सी। सो ए से सी, ए से सी जाना है, डिस्टेंस कितना है 2πr/2। ये 2πr है पूरा, तो ए से सी उसका हाफ है, सो दैट इज इक्वल टू πr ओनली, दैट इज सेमी सर्कमफ्रेंस। लेकिन ए से बी डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये देखो ए से सी डिस्प्लेसमेंट ये है, दैट इज r+r। वैसे फिजिकली ट्रेवल किसी ने नहीं किया है, बट डिस्प्लेसमेंट में ये चीज जरूरी भी नहीं है, सो दैट इज r+r, 2r या d लिख दो, d इज डायमीटर। अब अगर बॉडी पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे तो डिस्टेंस हो गया 2πr। अगर बॉडी 10 सर्कल कंप्लीट करे तो डिस्टेंस होगा 10 × 2πr। 5 सर्कल कंप्लीट करे तो डिस्टेंस होगा 5 × 2πr, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर सर्कल के एंड पे जाके 0 हो जाता है, क्योंकि अगर बॉडी ए से स्टार्ट होके वापस ए पे आ गई तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए। तो ए से स्टार्ट हुई थी वापस ए पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट 0। दोबारा दूसरा सर्कल भी अगर ए पे खत्म किया बॉडी ने तो डिस्प्लेसमेंट फिर भी 0। तो ओवर ए कंप्लीट सर्कल, एनी नंबर ऑफ सर्कल्स, द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0, बट डिस्टेंस विल कीप ऑन एडिंग। डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। एक सर्कल 2πr, 2 सर्कल 2 × 2πr, 50 सर्कल्स 50 × 2πr, ठीक है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। एक और क्वेश्चन समझो, मैं इस बार क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं। सपोज ये एक व्हील है, एक सर्कल है, रिंग है, कुछ भी मान लीजिए, एंड यहां पर एक पॉइंट है जो अभी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, और ये व्हील जो है ये घूमने लगा, ठीक है। ये टायर जो है ये रोल होने लगा, यहां से रोल होते होते यहां आ गया, ठीक है। आगे भी जा सकता है। अब यहां पर अगर कोई पॉइंट ए है, राइट, आफ्टर हाफ सर्कल इमेजिन करो, जैसे मैं आपके सामने छोटा सा एक वो दिखा देता हूं आपको, इसका डेमोन्स्ट्रेशन। सपोज मैं एक सर्कल ले लूं, इट इज लाइक दिस, सपोज दिस इज अ सर्कल, राइट, एंड देयर इज अ पॉइंट जो अभी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। ये सर्कल ऐसे घूम रहा है, तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, यहां पहुंचा, और ये पूरा यहां दोबारा आया, ये पूरा सर्कल इसका कंप्लीट हुआ।
हाफ रोटेशन के बाद ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया एंड लेट मी से अभी ये ए डैश है, ठीक है। दोबारा से समझना, ये यहाँ कॉन्टेक्ट में था, घूमने लगा घूमने लगा घूमने लगा, ठीक है। यहाँ से घूमते 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 यहाँ आया, फिर घूमते घूमते वापस नीचे आ गया। जब वापस नीचे आ गया मतलब जहां से शुरू हुआ था फिर ग्राउंड पे आ गया आफ्टर कंप्लीट सर्कल, ये हाफ सर्कल है। जब ये हाफ सर्कल है तो आपने बस मुझे ये बताना है कि ये जो पॉइंट था जो इनिशियली ग्राउंड के कांटेक्ट में था, हाफ रोटेशन के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, मींस आफ्टर हाफ रोटेशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए डैश। जब ये सर्कल पूरा हो जाएगा मींस ये पूरा ए यहाँ से घूम के वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, तब ये जो पूरी लेंथ है ये इसने ट्रेवल की एंड दिस एंटायर लेंथ इज 2 पाई आर। बट अगर यहाँ से यहाँ गया हाफ रोटेशन हुआ तो इसका मतलब ये होगा 2 पाई आर का हाफ, दैट इज पाई आर। और ये जो है ये तो 2 आर है, तो अगर मैं ए डैश निकालना है दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर, so that is equal to pi square r square plus 4r square and then root, तो r बाहर आ जाएगा pi square plus 4, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, ये इनिशियल पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट है। ये पाई आर कैसे आया वो समझ लो, ये तो 2 आर ही है, हाफ रोटेशन है इसलिए पाई आर। कंप्लीट रोटेशन होती तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना था पता है, आफ्टर कंप्लीट रोटेशन ये वापस यहाँ आता, ठीक है, ये घूम के वापस यहाँ आता तब डिस्प्लेसमेंट यही होती, तब बोलते 2 पाई आर आंसर। अगर हाफ रोटेशन हुआ तो डिस्प्लेसमेंट ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट समझ लो। लेकिन अगर कंप्लीट रोटेशन होगी तो ये बॉडी आगे यहाँ पहुंच गई, यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा तो पाई आर 2 पाई आर, ठीक है। ये डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज क्या है, डिस्टेंस का ऐसे यूनिट मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का ऐसे यूनिट मीटर है। अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, ठीक है। डिफरेंसेस बड़े ज्यादा हैं, सिमिलैरिटीज थोड़ी कम है। आल्दो देखने में ऐसा लगता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है, बट नहीं, उनका यूनिट एक, बेसिक नेचर दोनों की एक चीज है, बट डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, राइट। टुमारो विल स्टार्ट विद स्पीड एंड वेलोसिटी और देखेंगे उनमें क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज है, ठीक है। थैंक यू। Thank you.